हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना कोडर स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे 10वें वीडियो पे। दोस्तों, देखते ही देखते हमने हमारा 10वां वीडियो भी पार कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट और इसी तरह से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो हमारे इस 10वें वीडियो में मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज करूं। मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि इस चैनल का नाम मैंने आपका अपना कोडर रखा है। हाँ, मैं तो आपका अपना कोडर हूं ही, लेकिन इस चैनल का नाम कुछ और होना चाहिए था। इस चैनल का पर्पस क्या है? बेसिकली हम लोग तो यहाँ कोडिंग सीख रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा इस चैनल का नया नाम मैं रख दूं, आइए कोडिंग सीखते हैं। और जैसे हमने सोचा वैसे हमने किया। तो प्लीज दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये नया नाम आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो पे आते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इस वीडियो में हम इनपुट टैग को देखने वाले हैं। ये पूरा वीडियो, आज का पूरा वीडियो सिर्फ इनपुट टैग को लेके ही है, क्योंकि इनपुट टैग में बहुत तरह के टाइप्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा था इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप नंबर। ये कुछ छोटे मोटे इनपुट टाइप्स हमने देखा था, हालांकि यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में सारे के सारे इनपुट टाइप्स को कवर करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि इनपुट ने अपने साथ क्या क्या अपने अंदर छुपा रखा है। दोस्तों, इनपुट टैग को तो मैं एक बहुत ही मैजिकल टैग सोचता हूं, मैं समझता हूं, क्योंकि इनपुट टैग के जरिए बहुत कुछ हो सकता है। और इस वीडियो में हम एक्चुअली देखने वाले हैं इनपुट टाइप के जरिए हम किस तरह से मैजिक को क्रिएट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि हम सारे के सारे इनपुट टाइप्स को कवर करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। ओके गाइस, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा फॉर्म टैग रेडी है। इसके अंदर हम हमारे इनपुट टैग्स को डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट से। इनपुट टाइप टेक्स्ट को हम हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। सिर्फ इतना बोलूँगा कि इससे आप किसी भी तरह का टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स में एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, इसको हम सेव करते हैं और हम हमारे इस पेज को अगर रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं एक इनपुट बॉक्स आ गया, जिसमें आप किसी भी तरह का टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप नंबर्स डाल सकते हैं, स्पेस डाल सकते हैं, कैरेक्टर्स डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट। अभी देखते हैं इनपुट टाइप नंबर। इसको हमने सेव किया और ये भी काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें हम कोई भी टेक्स्ट नहीं डाल सकते हैं सिवाय ई के, क्योंकि ई जो है ये नंबर में आता है। मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है इसको। इसके अलावा हम कोई भी सॉरी, मैंने इसको सेव नहीं किया था, कोई रिफ्रेश नहीं किया था। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर हम ई को सिर्फ डाल सकते हैं। ई जो है एक मैथमेटिकल टर्म है, इसीलिए ई आप यहाँ पर इस नंबर में, नंबर फील्ड में आप ला सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ नहीं ला सकते हैं। यहाँ पर आप कोई कैरेक्टर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको आप इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसमें ज़ीरो भी डाल सकते हैं, आप इसमें माइनस में भी नंबर्स डाल सकते हैं। तो ये हो गया इनपुट टाइप नंबर। अभी हम देखते हैं इनपुट टाइप ईमेल। इनपुट टाइप ईमेल के बाद इसे समझाने के लिए हम एक इनपुट टाइप सबमिट भी डालते हैं। और इस ईमेल के बाद हम एक नेम डालते हैं। चलिए नेम को कॉमन रखते हैं। नेम को हमने रखा इनपुट बॉक्स। हमने इसको सेव किया और हमने इसको रिफ्रेश किया। तो इनपुट टाइप ईमेल में हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन वो जो है ईमेल फॉर्मेट में होना है, वरना ये सबमिट बटन काम नहीं करेगा। जैसे कि आप यहाँ साफ देख रहे हैं, प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। मतलब मैंने जो यहाँ पर लिखा है वो एक इनवैलिड ईमेल एड्रेस है।
हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने इसको @gmail.com कर लिया तो ये सबमिट बटन काम कर जाएगा। ये हमारा पोस्ट मेथड में है। खैर, आप देखिए चूंकि फॉर्म पोस्ट मेथड में है तो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये बता रहा है कि क्या आप फॉर्म को रीसबमिट करना चाहते हैं। तो ये आता है ऐसे। आपने भी कभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय ये देखा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे नेक्स्ट इनपुट टाइप की ओर चलते हैं। वो है इनपुट टाइप URL। इसको हमने सेव किया और इसको हमने रिफ्रेश किया। हाँ भाई, कंटिन्यू। यहाँ पर हम अगर कुछ भी डालते हैं तो इसको एक वैलिड URL होना है। इसके अगर बाद हमने .com लगा दिया तो भी ये बताएगा कि इसे आप एक वैलिड URL ये नहीं है। तो क्या मैं इसके साथ एक www लगाने से देखता हूँ ये आता है कि नहीं? जी नहीं। URL तभी वैलिड होगा जब इससे पहले HTTP या HTTPS ऐड होगा। यानी कि इसका जो प्रोटोकॉल है, कोई भी प्रोटोकॉल हो, चाहे वो HTTP हो या HTTPS हो या कोई भी प्रोटोकॉल हो, अगर इससे पहले ये प्रोटोकॉल ऐड नहीं हुआ तो इसको एक वैलिड URL नहीं माना जाएगा। अब देखिए इसमें कोई वार्निंग नहीं आ रहा है। इसको हमने सबमिट किया और ये सबमिट ले लिया। बाय द वे, सबमिट होकर कहीं जा नहीं रहा है, ये बस एक डमी फॉर्म है। आगे हम देखते हैं इनपुट टाइप फाइल। मैंने इसको सेव किया। इनपुट टाइप फाइल में आप किसी भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो ऐसे जो भी फाइल्स हैं वो इधर आ गए हैं। मैं अपलोड कर सकता हूँ यहाँ से। कोई भी फाइल अपलोड करना हो तो इधर से मैं सेलेक्ट करके कर सकता हूँ। नॉर्मली जैसे आपने कभी ना कभी तो कोई ना कोई फाइल कहीं ना कहीं तो अपलोड किया होगा। तो इनपुट टाइप फाइल के साथ यहाँ मैं दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहला ये है कि इनपुट टाइप फाइल के साथ एक एक्सेप्ट बोल के प्रॉपर्टी आता है जिसमें हम ये बताएंगे कि कौन सा फाइल अपलोड करना है। मान लीजिए हमें एक PDF फाइल अपलोड करना है तो हम यहाँ पर ऐसे .pdf लिख सकते हैं और हमने अगर इसको सेव किया तो आप देख सकते हैं। हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और जब हम चूज़ फाइल करेंगे तो देखिए सिर्फ या तो फोल्डर्स आ रहे हैं या सिर्फ एक PDF फाइल ही आ रहा है। मैं यहाँ डाउनलोड्स में भी जाके देख सकता हूँ। यहाँ देखिए सिर्फ PDF फाइल्स सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक उसी तरह से मैं अगर कोई इमेज फाइल लेना चाहूँ तो मैं सीधा यहाँ पर या तो इमेज स्पेसिफिक इमेज अगर हो जैसे .jpg .png तो इस तरह से मैं दे सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि कोई भी इमेज फॉर्मेट वाला ही एक्सेप्ट कर ले तो image/* इसे अगर मैंने डाल दिया और इसको ऑब्वियसली मैंने इसको रिफ्रेश किया और अब मैं यहाँ पर अगर जाऊँ तो मैं देखूँगा कि ये PNG या कोई भी इमेज फॉर्मेट में कोई भी चीज़ वो सेलेक्ट हो। जो भी फाइल सेलेक्ट करेगा वो कोई ना कोई इमेज ही होगा। JPG हो, PNG हो, WEBP हो, कुछ भी हो। और दूसरी बात यह है कि आप जब फॉर्म में कोई फाइल सबमिट करते हैं तो हमारे फॉर्म टैग के अंदर एक प्रॉपर्टी डालना बेहद ज़रूरी है। वो है enctype। enctype का वैल्यू होगा मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। ये अगर आपने नहीं डाला तो फाइल सबमिट नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं। अभी हम देखते हैं इनपुट टाइप पासवर्ड। तो पासवर्ड में मैं ये एक्सेप्ट को हटा दे रहा हूँ।
ऐसे और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इवेंचुअली देखेंगे, अभी हम सिर्फ सारे के सारे टाइप्स को देख रहे हैं। सेव पासवर्ड भी प्रेटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पर आप कुछ भी पासवर्ड फॉर्मेट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप नेम्स डाल सकते हैं, आप कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, नंबर्स डाल सकते हैं, और वो जो है यहाँ दिखेगा नहीं, इस तरह से डार्क डॉट्स आएंगे जिससे कि पता चल जाएगा कि ये एक पासवर्ड है। आप यहाँ से इसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये है इनपुट टाइप पासवर्ड। अभी हम देखते हैं इनपुट टाइप हिडन। मैंने इसको सेव किया। आप यहां गौर कीजिए, इनपुट टाइप हिडन, उसके नीचे इनपुट टाइप सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट तो हमें पता चल ही गया है, ये सबमिट बटन है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो इनपुट टाइप हिडन यहां दिखता ही नहीं है। अगर आप यहां पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो आप देखेंगे हमारा इनपुट टाइप हिडन यहाँ सही सलामत है, लेकिन इनपुट टाइप चूंकि हिडन है वो इनपुट टाइप दिखता ही नहीं है। अब आप पूछोगे इनपुट टाइप देने की ज़रूरत क्या है, और जब हम इसमें कोई वैल्यू डाल ही नहीं पाएंगे, ये हिडन है, तो इसका पर्पस क्या हो सकता है। दोस्तों, इसको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन एडिट करना चाहते हैं, लेकिन उस स्टूडेंट का नाम आप एडिट नहीं करना चाहते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक है इनपुट टाइप टेक्स्ट डाल के उसको रीड ऑनली कर दीजिए तो वो उधर आएगा, लेकिन आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा है कि उसको देने की ज़रूरत ही नहीं, दिखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप उस फॉर्म को सबमिट करेंगे तब तो उसको फ़िल्टर होना, उस स्टूडेंट के नाम में जाकर उसको सब कुछ सही करना है। स्टूडेंट का नाम को भी तो उस फॉर्म के साथ जाना है, लेकिन स्टूडेंट का नाम आपको दिखाना नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट का नाम इनपुट टाइप हिडन, नेम में आपने स्टूडेंट नेम कुछ दे दिया, वैल्यू में आपने स्टूडेंट का नाम पहले से डाल रखा, बाकी सारी चीज़ें जो है आपने एडिटेबल रखा। जैसे मान लीजिए यहाँ आपने इनपुट टाइप रखा टेक्स्ट, नेम रखा क्लास, और इसको आपने एडिटेबल बना दिया। आपको सिर्फ क्लास एडिट करना है, स्टूडेंट का नाम एडिट नहीं करना, स्टूडेंट का नाम दिखेगा भी नहीं। तो इसको आपने सेव किया। तो अगर आपने यहाँ पर क्लास एडिट किया, मान लीजिए 6 की जगह आपने 7 कर दिया, तो यहाँ पर बेसिकली सबमिट आप क्लिक करेंगे तो दो वैल्यूज़ जाएंगे। कौन से जो दो वैल्यूज़ हैं, ऑब्वियसली पहला वाला वैल्यू रहेगा जो हिडन है, आपका स्टूडेंट का नेम, यहाँ पर नेम इनपुट बॉक्स लिखा हुआ है, इनपुट नेम कर सकते हैं आप, और दूसरा है ये क्लास। तो टोटल दो वैल्यूज़ सबमिट क्लिक करने पर जाएगा। तो इनपुट टाइप हिडन का ये एक पर्पस है, और भी बहुत सारे पर्पस में इनपुट टाइप हिडन यूज़ होते हैं। हम लोग जब मेन कोडिंग में आएंगे, जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा हिडन कहाँ पर किस टाइम पे काम आ सकता है। इनपुट टाइप टेक्स्ट को अभी मैंने हटा दिया। इनपुट टाइप हिडन के बाद अभी मैं देखता हूं, इनपुट टाइप, इस वैल्यू को भी मैं हटा देता हूं, इनपुट टाइप डेट। और मैंने इसको रिफ्रेश किया। ये देखिए, अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेट डालना हो, फॉर्म में अगर आपको डेट डालना हो, जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ डालना हो, तो आप इनपुट टाइप डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पिछले डेट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप आने वाले डेट्स में से कोई डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप इनपुट टाइप डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मान लीजिए इस डेट में आप लिमिट सेट करना चाहते हैं, जैसी कोई पास्ट डेट वो ना ले, या कोई फ्यूचर डेट में भी आपने लिमिट सेट कर दिया कि आज से 10 दिन बाद वाला डेट तक ही लिमिट हो, उसके बाद का डेट्स जो हैं वो सेलेक्ट ना कर पाए। तो उसके लिए आप मिन और मैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर डेट डाला, मान लीजिए यहाँ मिन डेट डाला, और मैक्स डेट डाला, और मैंने इसको सेव किया। इसको मैंने रिफ्रेश किया। यहाँ देखिए, चूंकि हमारा मिनिमम और मैक्सिमम डेट में हमारा ईयर 2024 ही है, तो 2024 जो है बाय डिफॉल्ट आ गया है। मंथ्स अलग हो सकते हैं, डेज अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे मिनिमम मैक्सिमम में दोनों में हमने 2024 लगा रखा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 25 से, यानी कि 25 जून से हमारे 10 जुलाई तक कोई भी डेट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद का कोई डेट नहीं चूज़ कर सकते हैं उस, और 25 तारीख के पीछे का भी कोई डेट चूज़ नहीं कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इस कैलेंडर में लिमिट डाल के रखा है। वैसे हम अगर टुडे चूज़ करें तो वो आज का डेट ऑटोमेटिकली ले लेता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, हमने ये डेट जो यहाँ पर डाला है वो सबसे पहले हमने ईयर को डाला है, फिर मंथ, फिर डे। यहाँ भी हमने इसी पैटर्न में डाला है। तो HTML में ईयर मंथ डेट इस पैटर्न में आता है, डेट मंथ ईयर में नहीं आता है। तो इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, डेट के बाद अभी हम देखते हैं टाइम। इसको हमने इधर से रिफ्रेश किया और ये देखिए, यहाँ आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं वो आवर्स में है, और राइट साइड में मिनट्स। आप कोई भी टाइम को चूज़ कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि इसको हम 12 आवर्स में कैसे करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये 12 आवर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उससे जो है जावास्क्रिप्ट के ज़रिए करना पड़ता है। हम जब जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि किस तरह से टाइम को हम 12 आवर्स में ला सकते हैं, AM PM में ला सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट HTML में जो है ये 24 आवर्स में ही रहता है। तो अभी हमने डेट को भी देख लिया, टाइम को भी देख लिया। अभी हम देखते हैं इनपुट टाइप, डेट टाइम लोकल। डेट टाइम लोकल में हम डेट और टाइम दोनों को पैरेलली यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हमने कोई डेट ले लिया और कोई टाइम ले लिया, हो गया डेट टाइम लोकल। ये दोनों जो है सिस्टम में एक साथ सबमिट होंगे, क्योंकि दोनों एक ही सिंगल इनपुट टैग से जा रहा है। तो ये जो है ये एक कॉमन वैल्यू है। अगर आपको दो अलग अलग वैल्यूज़ चाहिए तो आप दो अलग अलग इनपुट टैग्स बना सकते हैं। अभी हम देखते हैं
इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो में इस तरह से एक सर्कल आ जाता है जिसको हम इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है आइए हम देख लेते हैं। इसको हम थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। हम यहाँ पर एक लेबल डालते हैं, एंटर योर जेंडर। यहाँ हमने इसका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसका नाम हम रखते हैं जेंडर, और इसमें इसका हम वैल्यू देते हैं मेल। दोस्तों इसका वैल्यू जो है हम टाइप नहीं करने वाले हैं, तो इसका हम इंटरनली वैल्यू दे देते हैं मेल। एक और बनाते हैं फीमेल। एक और बनाते हैं जिसमें हम रखते हैं अदर। हमने इसको सेव किया। अब देखिए यहां पर तीनों के नेम जो है कॉमन है, क्योंकि ऑब्वियसली जेंडर में हमें इन तीनों में से कोई एक वैल्यू को ही चूज करना है, और वही वैल्यू जो है जेंडर नेम के थ्रू जाएगा। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ये देख लेगा कि इस फॉर्म में जितने सारे रेडियो बटन्स का सेम नेम है उन सब में से कोई एक वैल्यू ही सेलेक्ट हो पाएगा, ये सिस्टम देख लेगा। आई रिपीट, इस फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म टैग के अंदर जितने सारे इनपुट टाइप रेडियोज हैं उनमें जितने के नेम्स कॉमन हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली उन सारे कॉमन नेम्स में से कोई एक वैल्यू को ही पास करेगा। इसीलिए यहाँ तीन अलग अलग वैल्यूज हैं, मेल, फीमेल, अदर। इनमें से कोई एक वैल्यू को पास करेगा। कौन सा वैल्यू को पास करेगा आइए हम देखते हैं। हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज ऑब्वियसली वैल्यू तो हमें दिखते नहीं है, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं मेल, फीमेल, और यहाँ हमने लिख दिया अदर। वैल्यूज तो खैर HTML में नहीं दिखते हैं, तो हमें दिखने के लिए भी, HTML में दिखने के लिए भी हमें इधर लिखना है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर जब हम सेलेक्ट करेंगे तो चूंकि तीनों के नेम्स कॉमन है, सिस्टम को पता है कि इन तीनों में से किसी एक को ही सेलेक्ट करना है। जिसको सेलेक्ट करेंगे सबमिट करने पर उसका वैल्यू जो है बैकएंड में जाएगा। तो इससे हम रेडियो बटन बोलते हैं। अभी हम देखते हैं इनपुट टाइप चेकबॉक्स। इसमें भी हम एक लेबल डाल देते हैं, समझने में आसानी होगी। अभी मान लीजिए यहाँ पर कहीं हमें कुछ कोर्सेज में से सेलेक्ट करने, कौन कौन से कोर्सेज में हम अप्लाई कर रहे हैं या कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। मान लीजिए हम ऐसा कोई फॉर्म बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप चेकबॉक्स। ऐसा करता हूँ, यहाँ पर मैं सबको नीचे नीचे लाने के लिए यहाँ BR टैग्स डाल देता हूँ, यानी कि ब्रेक टैग्स।
अभी हम देखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ भी एक ब्रेक टैग डाल ही देता हूँ, अब आसानी होगी। तो ये देखिए, 3 वैल्यूज में से हम कोई भी वैल्यू को सेलेक्ट या डीसेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेनली बीबीए एमबीए ये तो हमने अलग से लिखा है। ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं, स्क्वायर बॉक्सेस, ये चेक बॉक्सेस कहलाते हैं, जहां हम क्लिक करके एक या एक से ज़्यादा को सेलेक्ट कर सकते हैं या डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों इनपुट टाइप चेक बॉक्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही है। अभी हम देखते हैं इनपुट टाइप वीक। हमने डेट टाइम तो देख लिया है, लेकिन अब मान लीजिए हमें कोई एक वीक को सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कैलेंडर आ गया है। यहाँ पर साल में जितने सारे वीक्स हैं सभी आ गए हैं। पूरे साल में जितने वीक्स हैं, 52 वीक्स होते हैं इन जनरल। आप देखिए सारे वीक्स। अब यहाँ पर आप वीक 15 को चूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 7 दिन वीक के ये ले लिए हैं। सो यू कैन एक्चुअली गो डाउन। तो इस तरह से अगर आपको साल का कोई पर्टिकुलर वीक को लेना है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, 40th वीक, तो आप यहां से इनपुट टाइप वीक देके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इनपुट टाइप मंथ। हमने सेव किया, इसको हमने रिफ्रेश किया। यहाँ पर हम कोई भी मंथ को, या यूं कहें तो कोई भी ईयर के कोई भी मंथ को चूज कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें 2021 के मार्च को सेलेक्ट करना है, तो ऐसे 2021 में जाकर हमने मार्च 2021 को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर डे का कोई सवाल नहीं, क्योंकि हम लोग डे नहीं देख रहे हैं, हम लोग डेट नहीं चूज कर रहे हैं, हम लोग मंथ चूज कर रहे हैं। तो इनपुट टाइप मंथ से हम कोई भी मंथ को चूज कर सकते हैं। अभी देखते हैं इनपुट टाइप टेल। इनपुट टाइप टेल से क्या होता है, आइए देख लेते हैं। टेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि टेलीफोन, लेकिन अगर आप गौर करो, हम तो यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो यह तो इनपुट टाइप टेक्स्ट से कुछ अलग नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसा करते हैं, लेबल को हम बदल देते हैं। यहां पर हम पैटर्न प्रॉपर्टी का हेल्प लेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि हम लोग जब कहीं पर टेलीफोन नंबर लिखते हैं तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, उसको हम इस तरह से लिखते हैं। इस तरह से हम उसको जनरली लिखते हैं। और ये इनपुट टाइप टेल बस इसी चीज़ को करने के लिए बना है। पैटर्न में हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए 334 में हम लिखना चाहते हैं, तो आप ध्यान से देखिए किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले 3 नंबर्स आएंगे, 0 to 9, नंबर्स तो 0 to 9 में होते हैं। यहां पर हम देंगे 3।
उसके बाद हम क्या देंगे, फिर से 0 to 9 3, और उसके बाद हम देंगे फिर से 0 to 9, और यहां हम देंगे 4। पैटर्न को ध्यान से देखिए, यहां पर 0 to 9 में से 3 वैल्यूज आएंगे, फिर 0 to 9 में से 3 वैल्यूज और 0 to 9 में से 4 वैल्यूज। ओके, और अब यहां आप देख सकते हैं, यहां गैप्स में हाइफन होने वाले हैं, तो हम 0 to 9 में से 3 वैल्यूज आएंगे, उसके बाद एक हाइफन आएगा, ये हम डालेंगे, तो यहां हम एक हाइफन डालेंगे, फिर 0 to 9 में से 3 वैल्यूज आएंगे, फिर एक हाइफन आएगा, और उसके बाद 0 to 9 4। इसे आप अपने पैटर्न में भी कर सकते हैं। मान लीजिए 3 3 4 के जगह ऐसे आप 2 2 2 2 ऐसे करके भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। हमने इसको सेव किया और हमने इसको रिफ्रेश किया। ये बेसिकली आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसको मैंने हटाया नहीं है, चलिए रहने देते हैं। अब मैं कुछ भी एक नंबर लिखूंगा, तो देखिए दोस्तों, इसको अभी हमने नॉर्मली ही लिखा है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब हम इसको सबमिट करेंगे तो ये बोलेगा प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं, या कोई भी नंबर अगर हमने लिया, मान लीजिए इसको, अभी आप देखिए अगर हमने इसको सबमिट किया तो ये सबमिट ले लिया, कोई वार्निंग नहीं दिया, क्योंकि ये इस तरह से ये आ गया है। अभी हम देखने वाले हैं इनपुट टाइप कलर। इनपुट टाइप कलर दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इनपुट टाइप है। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम कलर कोड्स ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, इनपुट टाइप कलर के ज़रिए अगर हमने इस पेज को रिफ्रेश किया तो ये देखिए, यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, इस नंबर को, और यहाँ हमने लिख दिया चूज कलर। अब हम रिफ्रेश करके इसको देखते हैं, तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लैक कलर बना हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको हम क्लिक करें तो किसी भी पैटर्न में हम कलर लेकर आ सकते हैं। और उसका जो वैल्यू है RGB में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये HSL RGB हेक्स तीनों में आता है। आप हेक्स कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर चूज़ कर लीजिए और यहाँ से आप लाइटिंग, शेडिंग, जो भी आपको चूज़ करना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं और उस कलर के कोड को आप डेटाबेस में सबमिट बटन क्लिक करके भेज सकते हैं। यही होता है इनपुट टाइप कलर का खासियत। अभी हम देखेंगे दोस्तों इनपुट टाइप सर्च। इससे क्या होता है ये देखते हैं। इसको हमने किया रिफ्रेश, और ये बेसिकली सर्च के लिए इस्तेमाल होता है। आप जैसे मान लीजिए अपने साइट में एक गूगल सर्च बार डालना चाहते हैं या कोई भी सर्च बार, वेबसाइट सर्च बार डालना चाहते हैं, तो इनपुट टाइप सर्च से आप सर्च कर सकते हैं।
इनपुट टाइप सर्च में आप देख सकते हैं, अगर आपने कुछ टाइप किया तो साइड में एक क्रॉस बार आ जाता है, जिसको क्लिक करने पर वो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो यहाँ बेसिकली इनपुट टाइप सर्च, यूँ कहें तो ये एक इनपुट टाइप टेक्स्ट के तरह है, लेकिन इसको जो है आप सर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली आप अगर एक सर्च बार बनाना चाहते हैं अपने वेबसाइट में, आपने कोई भी वेबसाइट में सर्च बार तो देखा ही होगा आपने, तो उसके लिए आप इनपुट टाइप सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे इनपुट टाइप इमेज। इनपुट टाइप इमेज मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं इनपुट टाइप एक टेक्स्ट बनाता हूँ, और इनपुट टाइप सबमिट के जगह मैं इनपुट टाइप इमेज बनाता हूँ। दोस्तों, जब हम इमेज बनाते हैं तो हम लोग img src का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कोई भी इमेज ऐड करते हैं हमारे वेबसाइट में, वेब पेज में, तो हम लोग img टैग का इस्तेमाल करते हैं। आपको शायद याद ही होगा, हमने हमारे पुराने वीडियो में देखा था। तो img के साथ हम src ऐड करते हैं। तो यहाँ पर इनपुट टाइप इमेज जब हम करते हैं तो उसके साथ भी हम एक src ऐड करेंगे, इमेज सोर्स, जिसके अंदर हम हमारे इमेज को लेके आएंगे। हमारे सामने ही एक इमेज है, image1.jpg, ये वाला इमेज। मैंने इसको सेव किया और मैं इस पेज को रिफ्रेश किया, बड़ा सा इमेज आ गया है। मैं ऐसा कर सकता हूं, इसका मैं हाइट और विड्थ दे देता हूं। ये देखिए, इमेज का हाइट और विड्थ ऐसा बन गया है। तो इस इमेज का काम क्या है, अगर आप गौर करें तो जब मैं इस इमेज पे माउस को लेके जाऊंगा तो आप देखिएगा माउस का आइकॉन चेंज हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इमेज खुद में एक बटन है, और ये बेसिकली सबमिट बटन है। तो यहाँ मैं अगर टेक्स्ट लिख कर यहाँ मैं क्लिक करूँ तो ये सबमिट हो जाएगा, और ये नॉर्मली सबमिट बटन के तरह ही काम करता है। मान लीजिए इसमें मैंने इनपुट टाइप ईमेल डाल दिया, और इसको मैंने रिफ्रेश किया, और यहाँ मैंने ABCD कुछ भी लिखा। अब देखिए, अगर मैं इस इमेज को क्लिक करूँ तो ये बताएगा कि ये ईमेल वैलिड ईमेल नहीं है। मतलब यूँ कहें तो ये एक सबमिट बटन की तरह काम करता है, क्योंकि ये एक सबमिट बटन ही है इन एन इमेज फॉर्मेट। तो दोस्तों, इस इमेज टैग को बहुत कम यूज़ किया जाता है। बहुत लोगों को इस इमेज टैग के बारे में मालूम ही नहीं है कि HTML ने ये एक ऑप्शन दे रखा है। बहुत सारे लोग जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, एक सबमिट बटन बना के एक इमेज डाल के उसके साथ जोड़ते हैं, लेकिन हमारे पास HTML ने ये इमेज टैग एक दे रखा है जिसका हम कर सकते हैं। इनपुट टाइप बटन। मैं ऐसा करता हूं, इस सबमिट बटन को हटा दे रहा हूं। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक देखिए जहां पर एक बटन आ गया, एक सिंपल बटन। ये सबमिट बटन नहीं है, एक नॉर्मल बटन है, जिसको हम अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फंक्शंस वगैरह डाल सकते हैं, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, कॉल टू एक्शन, कुछ भी कर सकते हैं, ऑन क्लिक फंक्शन डाल सकते हैं, जो हम आगे ऑब्वियसली देखेंगे। अब इस बटन में हम एक वैल्यू डालते हैं, हेलो, और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे ये वैल्यू जो इस बटन पे आ गया है। दोस्तों, अभी हम हमारे सबसे आखिरी इनपुट टैग को देखने वाले हैं, वो है इनपुट टाइप रेंज।
इनपुट टाइप रेंज क्या है हम तुरंत देखने वाले हैं। यहाँ पर हम कोई भी 0 से 200 ऐसा अगर कुछ रेंज सेट करना चाहें तो उस रेंज को हम आराम से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली हमें एक मिनिमम वैल्यू देना है जिसको हम ऐसे 0 रख सकते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू देना है जिसको हम 100 रखते हैं। देखते हैं क्या आता है। तो ये देखिए दोस्तों, एक रेंज बटन आ गया है। ये 0 है, ये 100 है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है सेंटर में था, या यानी कि 50 आप कह सकते हैं। तो रेंज को आप सेलेक्ट करके अगर आपने सबमिट किया तो जो हमारा जो सिलेक्टेड वैल्यू है वो हमारे डेटाबेस में या हमारे बैकएंड में चला जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे इनपुट टाइप्स। उम्मीद है आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम फॉर्म्स के और भी कुछ नई चीज़ों को जानने वाले हैं। तब तक के लिए प्लीज़ प्रैक्टिस जारी रखिए। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।